तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने से पहले कुछ शुरुआत करते हैं किसकी, इंग्लिश पढ़नी कैसे है। तो देखिए, एक कहावत होती है इंग्लिश में, आपने सुना होगा शायद उसे कई बार। अब वो कहावत क्या, देखिए जरा, क्या लिखा है, देखिए, वेल बिगन इज हाफ डन। का मतलब क्या हुआ? हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ? यदि किसी कार्य की शुरुआत अच्छे से हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? आधा काम तो हो गया। और आधा काम करने में क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और एफर्ट्स किसके? अकेले आपके नहीं, एफर्ट्स मेरे और अपन दोनों के एफर्ट्स क्या करेंगे? मिलकर। तो कैसे एफर्ट्स होंगे अपने? कलेक्टिव एफर्ट्स का मीनिंग क्या हुआ? सामूहिक प्रयास होंगे आपके। ठीक बात है, तो सफलता बहुत नजदीक आ जाएगी। और शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो फिर काम आपका ठीक से नहीं हो सकता। अब मान लो इसमें ये बोला जाए आपसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वैसे ही पूछा जाए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो वेल बिगन ही। अच्छा, वेल बिगन। अच्छा, क्या कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, क्या है ये? अभी न तो ये पर्सन है, न ये प्लेस है, न ये थिंग, न ये क्या है, एनिमल है, फिर है क्या? और जानते सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये ऐसा कैसा नाउन है ये? भाई पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है, क्या है फिर ये? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या भाव है इसके अंदर वेल बिगन में? ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बिगिन, बिगन और क्या होता है? बिगन थर्ड फॉर्म है इसकी। कैसे हो गया ये? मतलब ये सब्जेक्ट आपका बनता है, नाउन है, प्रोनाउन बनता है। ठीक बात है, ये तो डिसाइडेड है, फैक्ट है। ठीक बात है। और प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट किसका है? अच्छा, सब्जेक्ट होता किसका है? वर्ब का। कौन से वर्ब का? हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का होता है? हेल्पिंग वर्ब से तो डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट होता है आपका फाइनाइट वर्ब का। अब ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो देखिए, दो तरह के वर्ब होते हैं, कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट लेता है नहीं, ऐसी क्रिया जिसका अपना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है आपका? फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जिसका अपना सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फाइनाइट का संबंध किससे होता है? सिर्फ सब्जेक्ट से होता है। तो वर्ब कौन सी आपकी इसमें? फाइनाइट इज है। जानते क्यों? क्योंकि इससे आपका टेंस पता चलता है। और टेंस कौन सा है इसका? अरे प्रेजेंट है बाबा। किधर कंटिन्यूस है? अब देखो, बस यहीं से झमेला हमारा सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा, क्या इस कंटिन्यूस बताता है? सर हेल्पिंग और उसके आपसे तो बताता ही है। नहीं बताता, बस यहीं से अपना गड़बड़ हुआ सारा का सारा मामला। इंग्लिश का लोचा हुआ ना, यहीं से हो गया। अच्छा, जब भी कभी आपको दिखता ना इज आर एम दिखता, तो आपके अंदर एक उमड़ घुमड़ के कुछ आ जाता है, क्या कहते? कंटिन्यूस। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस बनने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है। इस क्या बता रहा है? सिर्फ प्रेजेंट बता रहा है, बस नथिंग मोर देन दिस, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इसमें कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। पैसिव फॉर्म भी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है ना, क्या दिक्कत है? तो अभी क्या लिखा है? तो वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ? आधा काम कर लिया अच्छे से, इसका मतलब आधा काम तो हो गया ना। आधे काम में क्या करेंगे? एफर्ट्स करेंगे। तो फिलहाल तो इसका मतलब है कि काम की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और अच्छी है तो फिर आपका काम ठीक से होने लग जाएगा। अच्छा, अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? देखिए, जो आप पे लागू होता है। क्या लिखा? देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? क्या होता है? देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? समय का चोर होता है कौन? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा करने से क्या होता है? आपका समय की चोरी होती है। और आपका समय चोरी हो गया तो बचा क्या? अरे कुछ भी नहीं। एक बनता है समीकरण, इक्वेशन, लाइफ माइनस टाइम इज इक्वल टू सिफर, मतलब शून्य। इसका मतलब समय की अहमियत समझना क्या हुआ? बहुत जरूरी होगा आपके लिए। ठीक बात है, उसको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया, प्राइवेट कंसर्न में जॉब करने वाले लोग बाग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वह क्या सिखाते? सबसे पहले डिसिप्लिन। वहाँ सबसे पहले डिसिप्लिन कौन सा? फिजिकल नहीं, टाइम का डिसिप्लिन, हाउ टू मैनेज टाइम। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा टाइम को कभी मैनेज करता ही नहीं है।
सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, लेट के पढ़ लिया, खड़े पढ़ लिया, टेढ़ी कमर पढ़ के पढ़ लिया, बस पढ़ना है उसे। टाइम मैनेजमेंट कभी करता है नहीं है। और कभी कभी तो इतना टाइम निकल जाता है कि ओवर एज की वर्ज पे आ जाता है वो, तब उसको लगता है कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ओवर एज होने का इंतजार मत करिए, उसके केवल टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, तो सारा काम ठीक से हो जाएगा ना। तो वेल बिगन इज हाफ डन। फिर क्या लिखा है, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। और आरएस का एग्जाम हुआ था एक बार, उसमें ये आया था क्या करने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए आया था। कहते 100 शब्दों में कुछ लिखी इस पे। अब पता है तब तो लिखने में आ जाएगा, नहीं पता है तो फिर 100 शब्द कैसे बनेंगे भाई साहब। फिर ऐसा करना पड़ेगा, इसको 20-25 बार लिखना पड़ेगा इसी वाक्य को, ऐसे करके क्या हो जाएंगे, अरे 100 वर्ड्स हो जाएंगे ना भाई। कहता है ओके डन, जो कहा था मैंने कर लिया, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने है भाई। मार्किंग तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा उसमें, गुस्से से पेज और फाड़ेगा टीचर। मार्किंग कैसे हो सकती है, जो कहा गया वो नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, गलत हो गया ना सारा का सारा। तो इसका मतलब होता है काम को टालने की प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं टालम टोल। तो बताओ टालम टोल करने से क्या होता है, अरे समय की चोरी होती है कि नहीं भाई। अभी करना है, कहते हैं देख लेंगे यार, थोड़ी देर बाद करते हैं, बाद की बात फिर बाद की बात फिर बाद ही बात आते रहते और आपका काम होता ही नहीं है। इसका मतलब काम को टालने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी यदि ग्रेड सेकंड में सेलेक्ट होना है। तो ग्रेड सेकंड की सेकंड ग्रेड, ग्रेड सेकंड के ग्रेड क्या क्या बोलेंगे आप इसको, अच्छा ये वस्तु सेकंड ग्रेड की, इसका मतलब क्या हुआ, द्वितीय दर्जे की, दोयम दर्जे की। तो सेकंड ग्रेड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड की वस्तु नहीं, कैसी है, और सेकंड ग्रेड का मतलब क्या हुआ, दोयम दर्जा जिसको बोलते हैं ना। एक तो अच्छा और उसे निचला क्या हो गया, तो बोलना क्या चाहिए मायने में, सही मायने में क्या बोलना चाहिए आपको, ग्रेड सेकंड बोलना चाहिए। लेकिन बोलते क्या है, इसका हमने अपना ही पतन कर दिया पहले ही। तो क्या होता है ये ग्रेड सेकंड, लेकिन सब लिखते हैं सेकंड ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, बाकी ठीक तो ये सर विज्ञप्ति के सिलेबस में सेकंड, अरे तो ये वहां भी पढ़े लिखे मेरे जैसे है ना सारे, ये विज्ञप्ति निकालने वाले रोटा सर जी तो हैं फिर क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है कुछ ना कुछ चलता रहता है हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा आपने भी लिखा है इसके अंदर, लिखा है ना, सही है। हमारा बेसिक एजुकेशन इतना गड़बड़ है कि कुछ सिखाया नहीं हमको, ये तो गलत है, ये तो रोमन है। और रोमन में ST ND RD और TH नहीं लगता है, लेकिन हम तो लगाते हैं, मस्त मजा आता है TH लगाने में, ND लगाने में खूब मजा आता है, कहता वाह क्या मस्त लग रहा है। यदि लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखना होगा आपको, इसे कहता है मुझे इसके बगैर पार पड़ेगा नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा, देखो उसके बगैर मेरे को चैन नहीं पड़ता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो लगता है ना ND RD TH वो किस में लगते हैं, 1 2 3 4 5 में लगता है, न कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। लेकिन हम तो किस में लगाते हैं, इसी में। और फिर भी इसको लगा तो फिर कैसे बोलना पड़ेगा, सेकंड ऐसे बोलना पड़ेगा इसको। पहले ND पहले से है और फिर क्या कर दिया आपने, एक ND और जोड़ दिया, क्या होगा ये सेकंड एंड हो गया, ये जो पढ़ना ही मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। खैर ये तो वैसे ही। अच्छा एक बात होती है, कल कभी नहीं आता, यदि ये बात आप समझ लेते तो कल पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग काम भी किस पे डालते हैं, अरे हमेशा कल पे डालते हैं भाई साहब। तो क्या हुआ देखिए, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता ही नहीं है। और नहीं आने के बावजूद भी हम लोग इस पर क्या करते हैं, अरे भरोसा करते हैं कि नहीं भाई। हम कैसे हिसाब किताब रखते हैं बताओ। इसका हमसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पान बेचने वाला था ना बनवाड़ी, वहां भी कभी भी लिखा होता है, एक तख्ती लगी होती है, वहां पे लिखा होता है क्या, आज नकद कल उधार, ठीक है। और फिर भी आप पढ़ने के बाद भी उधार मांगते हैं आप उससे, और वो आपकी इंसल्ट कर देते हैं कि भाई साहब कैसे पढ़े लिखे हो आप। तो कल पर भरोसा करना ही नहीं। और फिर भी भरोसा करेगा तो भाई साहब एक बात बन जाती है क्या, क्या हो गया, इफ टुमारो कम्स का मतलब क्या हुआ, यदि कल आ जाए तो क्या करोगे। ये तो पक्का पता कल आएगा नहीं, और आ जाएगा तो क्या कर लोगे। तो कल आ जाएगा तो मैं सारी दुनिया बदल दूंगा, ये कौन बोलते हैं पता है, गपोड़ी व्यक्ति।
क्योंकि कल कभी आना नहीं है और उसे कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो कल कभी आएगा ही नहीं। ठीक बात है। अच्छा, काम की शुरुआत कौन करेगा? आप करेंगे, पड़ोसी करेगा? आपका करना पड़ेगा ना। इसके लिए भी कहावत बनी हुई है जिस पे आपको फोकस करना है। क्या लिखा देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब क्या हुआ? चैरिटी की शुरुआत होती कहाँ से? घर से। चैरिटी का मतलब क्या होता है? अरे दान पुण्य होता है रे भाई। परोपकार मौखिक नहीं, कुछ देने के बाद होती चैरिटी। अरे होता है कि चैरिटी में कुछ देना पड़ता है भाई। तो क्या बोलते हैं, दान पुण्य की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से। अपने घर से मतलब क्या हुआ? हर काम की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, और किसी के भरोसे दिया बैठे तो आपका काम कभी शुरू होगा ही नहीं। तो एक तो शुरुआत खुद को करनी है, कल पर भरोसा नहीं करना है, करोगे तो फिर लुट जाओगे भाई सब इस तरह से। ठीक बात है। और काम टालने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ दिया तो आपकी शुरुआत भी ठीक से हो जाएगी। अच्छा, एक स्पेलिंग लिखी मैंने टुमारो की, स्पेलिंग सही है क्या? मुझे कुछ डाउट लग रहा है टुमारो की स्पेलिंग को लेकर। यदि आपके जहन में कोई हो तो मुझे बता दीजिए स्पेलिंग कौन सी होती है इसकी, क्योंकि मैं खूब गलतियां करूंगा बोर्ड पे, आप उसको सुधारते रहेंगे क्योंकि एग्जाम आपने देना है। सही है सर। हाँ भाई, डाउट है बोलो, अंदर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्पेलिंग? हाँ देखिए, डबल एम। हाँ हाँ भाई सही है। अच्छा, स्पेलिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कौन सी सही है। अब इन दोनों में आप देख लीजिए कौन सी सही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब होती है बता, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। अब लुट गए। अब बताओ दोनों में सही कौन सी है, देख लो। ये वाली सही है ना? अच्छा, आपको कैसे पता कि डबल एम आता है इसमें? कंफ्यूजन होगा सर। हाँ, ये कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इतने खतरनाक होते हैं कि नासुर बन जाते हैं समय के साथ साथ, और वो ले डूबते हैं कई बार। तो ये स्पेलिंग होती नहीं है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लिखते नहीं है ना, उनसे क्या होती है? गलतियां होती है। वर्तनी की अशुद्धि उन्हीं से होती है जो लिखते नहीं है। बैठे बैठे क्या करते हैं, मौखिक रूप से याद करते हैं आंख बंद करके। एग्जाम में क्या हुआ, नहीं लिखा है तो कभी परमानेंट याद नहीं हो सकता। तो सारी बातें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए वर्ड बना कहाँ से आपका? प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये बना प्रोक्रास्टिनेट का मीनिंग क्या हुआ? काम को आगे की तारीख में टालना, मतलब डिले करना होगा इसका मतलब। तो काम को डिले कभी करना ही नहीं, और एक बार डिले हो गया ना तो वो काम आपका सही समय पर होता ही नहीं। इसका मैं आपको सटीक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मोटर बाइक चलाते हैं आप, आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई और आपने पेट्रोल नहीं डलाया उसमें, ठीक है, तो डलवा दूंगा थोड़ी देर बाद, क्या फर्क पड़ता है। और भाई साहब जानते क्या होगा, उस मोटरसाइकिल को आपको पैदल चलाना ही पड़ेगा। ये बहुत कड़वा सच है। यदि काम को आपने टाल दिया तो वो काम आपका सही समय पर होगा ही नहीं। नहीं का मतलब नहीं, उसे आपको झेलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़ दो। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉपी आउट करें इसे, फिर आगे बढ़ाते बात को। सिलेबस तो आपको पता है मेरे ख्याल से, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 भाग में डिवाइड आपका कर रखा है। 180 का है, उसके बाद 80 का, और कितना है आपका 40 का। और 180 का यदि आपका क्लियर हो गया ना तो आगे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्रामर की समस्या सबसे बड़ी। इस पर कभी फोकस करते नहीं है, और कॉन्सेप्ट के साथ इसे पढ़ाया जाता नहीं, रटवाते हैं, और रटने वाला सिस्टम सेट किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक बात है। तो बात करते हैं देखिए इंग्लिश, और इंग्लिश है क्या पता है भाई? तो कुछ बातें मैंने पहले की थी। देखिए इंग्लिश क्या है, देखिए लैंग्वेज है। ठीक बात है। और एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे आगे, देखिए लिखा था पहले भी। तो देखिए इंग्लिश का आपका लैंग्वेज है, और एक वर्ड क्या लिखा देखिए, डायलेक्ट। अब देखिए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अरे भाषा होता है भाई, घबराने की कहाँ जरूरत है। और डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? अरे बोली होती है भाई। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड बोली? कुछ तो फर्क होगा कि नहीं भाई? ये क्या है? भाषा, और ये क्या होगी आपकी? बोली। बता सकते दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो होगा, क्या है? सर ये बोली तो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अच्छा, क्षेत्र विशेष से आपका क्या मतलब? कोई आप नक्शा बना के बताएंगे? नहीं सर, छोटे क्षेत्र में अच्छा छोटे, हिसाब से भी सब देख सकते हैं। अच्छा नक्शे के हिसाब से। अच्छा केरला में क्या है? छोटा क्षेत्र है बिल्कुल, चिन्ना से मेरे ख्याल से। राजस्थान देखते सर तो एक साइड हड़ौती है,
आड़ती और दूसरी बोली है। तो राजस्थान से बहुत बड़ा है ना फिर, क्या इस तरह से समझाएंगे आप? चलो ये तो आपका इंटरव्यू वाला एग्जाम नहीं है डायरेक्ट भर्ती आपके बिना इंटरव्यू के, मान इंटरव्यू आ गया तो फिर तो उलझ जाएगा आपको वहां पे वो। और उलझाएंगे कहाँ पे? जिस प्रश्नों के सही जवाब दिए वहां से आपको उलझ जाएगा वो। गलत प्रश्नों के जवाब नहीं पूछेगा आपको इंटरव्यू में, कहाँ से पूछेगा वो? जिसका आंसर आपने सही दिया है। कभी इंटरव्यू को देखा आपने कैसा लिया जाता है? वो चीजें कभी नहीं पूछे जो आपने गलतियां करी हैं, वो पूछेंगे जो आपने सही किया हुआ है। और वहां पे आप क्या करेंगे? उलझ जाएंगे अच्छी तरह से, और फिर क्या करेंगे? आप कंफ्यूज करके कहते यू कैन गो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोली का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं? दोनों का अरे हम तो दोनों का करते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम क्या है? इंसान है। अच्छा, जानवर क्या इस्तेमाल करते हैं? भाषा का या बोली का? भाषा या बोली? अरे बोली का इस्तेमाल कर, दोनों कैसे करेंगे? अच्छा, गाय की कौन सी भाषा है जो अपने बच्चों को बुलाती है वो? क्या है भाई? रमाती है, निरंबती तो क्या भाषा है? बोली उसकी वो? बोली। हाँ, वो भाषा नहीं हो सकती, क्या है? बोली है। इसका मतलब बोली को सिर्फ बोला जा सकता है और भाषा को बोला और लिखा दोनों किया जा सकता है। ठीक बात है। तो भाषा के दो रूप कौन कौन से? लिखा जाने वाला और बोला जाने वाला। और बोली का सिर्फ एक रूप होता है, कौन सा वाला? स्पोकन, सिर्फ बोला जा सकता है। और बोली की अपनी लिपि नहीं होती और भाषा की अपनी क्या होती है? अरे लिपि होती है भाई। ठीक बात है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक कौन सा होता है देखिए, रिटन, और दूसरा क्या होता है? स्पोकन। ये वर्ब की फॉर्म है आपकी, थर्ड फॉर्म। तो रिटन का मीनिंग क्या होगा? जिसे लिखा जा सकता है क्या होगा? रिटन। और जिसे बोला जा सकता है क्या होगा आपका? स्पोकन। ठीक है। और बोली के रूप कितने होते हैं भाई? अरे बाबा एक ही होता है, क्या होता है? स्पोकन। ठीक बात है। अब मान लो किसी बोली को बोलना सीखना है या किसी भाषा को बोलना सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कहीं कोचिंग में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको बोलना सीखना है तो किसी बोली या भाषा को? तो ये तो फैमिली से स्टार्ट होती है बोली वाला। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मदर टंग। इसका शुरुआत घर से, माँ से होती है भाई साहब। इसका जैसा माहौल है वैसा आप बोलना सीख लेंगे। अच्छा, आपको अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आया? सर माहौल ही नहीं था। क्योंकि आपके आसपास माहौल ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी अंग्रेजी सुनी नहीं है, और सुना नहीं है तो बोला इसका मतलब बाहर निकालने के लिए पहले अंदर जाना क्या है? जरूरी है। इसका मतलब अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? अच्छा सुनो। अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। इसका मतलब इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर इट मींस यू मस्ट बी ए गुड ऑडियंस। लिसनर। ऑडियंस अलग चीज है, लिसनर जो आप मर्जी से सुनते हैं। एक तो आवाज आती वैसी आपकी, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो आप वापस भौंकते हैं क्या? नहीं ना, क्यों? वो तो आवाज तो तब भी गई आपके अंदर। इसका मतलब जो आप मर्जी से सुनते हैं वो क्या होता है? आपका लिसनिंग होती है। और अपने आप जो आवाज आती है वो क्या होती है? वो हेयर होती है। अच्छा, जो पंखा चल रहा है इसकी आवाज आ रही है तो आप क्या आवाज निकालेंगे इस पंखे की बाद में? नहीं ना। लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये शब्द आप घर जाके वापस क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, सर ने कैसे उस शब्द को बोला। इसका मतलब जो मर्जी से सुनता है वही बाहर निकलेगा। ठीक बात है। और अनजाने में जो आवाजें आ रही हैं उसका बोलने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। तो ये बोलना कैसे आएगा आपका? ये आएगा आपका माहौल से। और माहौल की इंग्लिश क्या होती है? एनवायरनमेंट नहीं, क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है। आसपास का माहौल कैसा कहलाता है आपका? एटमॉस्फेयर कहलाता है। कैसा होता है? गर्म कि ठंडा? तो इसके गर्म ठंडे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। ये किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक बात है। तो बोलना कैसे आएगा आपका? एटमॉस्फेयर से। अच्छा, कभी देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ ढूंढाड़ी बोलते हैं, कुछ मेवाती बोलते हैं और कुछ गालियां बोलते हैं। कहाँ से सीखी उन्होंने? कॉलेज स्कूल जाके? अरे नहीं, जैसा माहौल था सुनते गए और अरे सीखते गए और अरे बोलते गए। ठीक बात है। इसलिए आपका सिस्टम बन के आता है, कौन सा वाला? क्या बन के आता है आपका? अभी छोटा सा प्रश्न है, एग्जाम आया था, कहता है भाषा सीखने की सही सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? अरे ये तो है, सुनेंगे फिर क्या करेंगे? बोलेंगे, उसके बाद अरे उसके बाद रीड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों आना कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में जो आया है वो दो काम तो करेगा, सुनेगा और बोलेगा। इसका मतलब हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग बाग होते हैं, आसपास बहुत सारे होते हैं, तो न तो लिख पाते हैं और नहीं रीड कर पाते हैं।
सिर्फ सुनते हैं और बोलते हैं। इसका मतलब जो दुनिया में आया है ना इंसान के रूप में, वो दो काम तो करेगा, कान का इस्तेमाल और टंग का इस्तेमाल। आंख का इस्तेमाल रीड करना कोई जरूरी नहीं है, और हाथ का इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है। तो दो चीजें आपकी महत्वपूर्ण होगी, कौन सी वाली? एल और एस। एल का मीनिंग क्या हुआ? लिसनिंग। एस का मीनिंग क्या हुआ? स्पीकिंग होगा आपका। ठीक बात, ये पूरा प्रोसेस है। तो शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? लिसन से होता है, फिर क्या करते हैं आप? उसे बोलते हैं। तो जैसा माहौल है वैसा बोलना आपको आ जाएगा। तो जब स्पोकन इंग्लिश सीखने के बाद आते ना, कई बार कहते कोचिंग जाते हैं भाई, और वहाँ सीखने का शुरुआत होती है स्पोकन इंग्लिश की, और क्या बोलते हैं 90 घंटे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें, है मनोवैज्ञानिक विधि से। कौन सी विधि भाई साहब? वो 90 घंटे में हमारा विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो 90 स्पेलिंग नहीं सिखा सकते, आप धारा पर अंग्रेजी कहाँ से आएगी भाई? तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा माहौल देते हैं, एटमोस्फियर देते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं, आपको बोलना सिखा देते हैं, और कहते हैं अंग्रेजी आ गई। तो हाँ हेलो के सेंटेंस बोलने का मतलब इंग्लिश नहीं है। अच्छा, जैसे अंग्रेजी कैसे हिंदी बोलते हैं, 10-20 वाक्य बोलते हैं, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, मस्त, ओके डन। ऐसी हमारी अंग्रेजी हो जाती है, कहते हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, 10-20 वाक्य बोले और अंग्रेजी आ गई, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपर सुनेंगे तो, और सुना समझ में आना भी जरूरी है। यदि आपका दिमाग उसको सुलझा नहीं पा रहा है तो आप उसको बोल पाएंगे ही नहीं। अच्छा, कितना सुनते हैं अपन, अजब गजब सुनते कि नहीं, वो कब बाहर निकलता है? नहीं, जब तक दिमाग में नहीं सुलझेगा ना तब तक वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब आउटपुट करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए आपको? इनपुट चाहिए। तो नो इनपुट इट मीन्स नो आउटपुट। लेकिन हम लोग बिना इनपुट के आउटपुट करना चाहते हैं। अच्छा, नॉर्मली बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं सर वर्ड पावर बहुत खराब है हमारा, शब्द भंडार नहीं है, शब्द हमको याद नहीं है। अरे भाई, आपने कब प्रयास किया? मतलब बिना प्रयास किए क्या करता? शिकायत करता है। शिकायत करने का वजूद कब बनता है पता है? जब आप एफर्ट्स करते हैं। और बिना एफर्ट के शिकायत करेंगे तो आपका शिकायत करना क्या है? अरे बेकार है। एफर्ट्स करो, फिर नहीं होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन बिना एफर्ट्स के आपने तो हथियार डाल दिए, कहते हैं हमारे से होता ही नहीं है। एफर्ट करके देखिए, हो जाएगा। अच्छा, अब लिखना सीखना है तो भाई ये तो माहौल से नहीं आएगा। जैसे हमारे ग्रैंड पा, उनको लिखना नहीं आता, उनको रीड करना नहीं आता, लेकिन उनको फटाफट कुछ ही बोलवा दो। ग्रैंड पा अंग्रेजी बोल देते, तमिल बोल लेते, मराठी बोल लेते, गुजराती बोल लेते, हिंदी बोल लेते, देसी ढूंढाड़ी बोल लेते। कहते बाबा ऐसे कैसे? तो कि बेटा जहां जहां मैं रहा हूं ना, सब सुना और सुन सुन के क्या कर लिया? सीख लिया। लेकिन रीड करने के लिए मत कहना। और लिख सकता नहीं मैं, लेकिन ये दो काम कर लूंगा मैं। कौन सा वाला? तो जैसा सुना वैसा बोलना, के कहाँ दिक्कत नहीं आपके पास। तो लिखना है तो भाई ये कभी माहौल से नहीं आ सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन, क्या करना पड़ेगा? औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, है, जिसमें औपचारिक रूप से कुछ न कुछ सामान का इस्तेमाल होगा। भले वो दीवार का इस्तेमाल हो, वहाँ कोयले का इस्तेमाल हो, चाहे कलम का इस्तेमाल हो, चाहे पेंसिल का, कुछ न कुछ तो आपको वहाँ मटेरियल चाहिएगा ही चाहिएगा। क्या करने के लिए? लिखना सीखने के लिए। वहाँ क्या होगा देखिए, आपको फॉर्मल क्या करना पड़ेगा? आपको औपचारिक रूप से क्या लेनी पड़ेगी? आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, तब लिखना आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता तो अपने आप दीवार पे लिखना शुरू करता है कि नहीं? दीवार क्या बन गई उसकी? अरे श्यामपट बन गई ना भाई। यहाँ वो बन गई क्या जिसपे लिखा करते थे? स्लेट बन गई अपने आप में। इसका मतलब फॉर्मली उसने कुछ हाथ में लिया और उसको क्या किया? चलाया, तो लिखना आया, नहीं तो नहीं आ सकता। मौखिक रूप से कभी लिखना आ ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है आपको पता है? फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? स्क्रिप्ट की। क्या चाहिए आपको? और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो पर्दे पे आने वाली कथा होती है, तो मूवीज बनती है, उसकी कहानी होती है कि नहीं भाई? तो मूवीज की कहानी क्या कहलाती है आपकी? स्क्रिप्ट कहलाती है। इसको बोलते हैं हिंदी में पटकथा बोलते हैं। दूसरा मतलब क्या होता है इसका? लिपि। ठीक बात है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और इंग्लिश की? हाँ, कोई तो है ना, कौन सी है भाई? तो इंग्लिश की लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है। तो इंग्लिश किस में लिखा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेड 2 के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं भाई साहब, और टीचर बनेंगे जाके जाके। पता होना बनता है। बहुत कुछ नहीं पता है, कोई बात, सीख जाएंगे आप। तो कौन सी स्क्रिप्ट होती है? रोमन स्क्रिप्ट होती है, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है A to Z जो लिखते हैं, किस में लिखा जाता है? ये रोमन लिपि में लिखा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है।